नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज सेकंड ग्रेड की पॉलिटिकल के अंदर अपन क्लास पढ़ने जा रहे हैं। जो क्लास है अपनी वो है साथियों मूल अधिकार से संबंधित। मूल अधिकार की एक क्लास मैंने रीट क्रैश कोर्स में भी दी थी। हालांकि उसमें और इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि वो भी तबीयत से दी थी और आपके एग्जाम के अंदर प्रश्न उसमें से बाहर जाने की कोई संभावना थी नहीं, तो इसमें से भी संभावना रहेगी नहीं। ठीक है, तो अपन साथियों आज मूल अधिकार पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा मैं सेटअप कर दूं इसको। हमारे एसी बड़ो नाराज है। 200 के की खुशी में देखो डबल बैटरी आ गई अपने भी 200 के। अब जो है पता ही नहीं चला, खुद की पढ़ाई में नंबर आए नहीं, आपको पढ़ाने में नंबर आ गए। चलिए अब आप जो है क्लासेस अपने इसी अंदाज में देखोगे। चलिए साथियों शुरू करते हैं मूल अधिकार। ठीक है, मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार की प्रकृति जो होती है साथियों वो नकारात्मक होती है। यानी कि इसमें यह है कि आपके साथ में आपके अधिकारों को देना भी है, लेकिन आप उसका गलत फायदा भी नहीं उठाए, ये भी होता है। इन शॉर्ट सरल भाषा के अंदर ये चीज है, नकारात्मक है कि आपको इस चीज की रोक नहीं होगी, आप ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, ये होती है। मूल अधिकार यदि देखा जाए साथियों, सबसे पहले यदि बात की जाए कि मूल अधिकारों की जननी यदि किसी देश को कहा जाए तो वो ब्रिटेन है। ब्रिटेन के अंदर क्या हुआ 1215 में जॉन, देखो यहां पे समझना, मूल अधिकारों की साथियों मूल अधिकारों का सर्वप्रथम विकास जो है वो ब्रिटेन में हुआ। जो वहां के राजा जॉन प्रथम थे, तो 1215 में वहां के नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए, उसे अधिकार पत्र कहा गया। क्या कहा गया? अधिकार पत्र, मैग्ना कार्टा। आप बार बार पढ़ते हो ना कि ये मैग्ना कार्टा, इसको मैग्ना कार्टा कहा, उसको मैग्ना कार्टा कहा। इस मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार पत्र। अधिकार पत्र। चलिए क्या मतलब होता है अधिकार पत्र, मैग्ना कार्टा। तो यानी कि ये इसकी जननी यदि किसी देश को पूछा जाए ना, एक बात समझना साथियों, यहां पे मूल अधिकारों की जननी यदि किसी चीज को कहा जाए, किसी देश को कहा जाए, तो वो है आपके ब्रिटेन। लेकिन अपन ने यानी कि भारत के संविधान के अंदर मूल अधिकार जो लिए गए हैं वो अमेरिका से लिए गए। तभी अपन ने जो है ट्रिक के अंदर भी, जो मैंने पिछली बार एक ट्रिक बताई थी, अम्मी ने नई आदि मूल्य राम को रावपुरा, जब रीट पात्रता परीक्षा हुई थी ना, वो पहले बताई थी, उसके बाद में दूसरी बताई थी। ठीक है ना, तो नई आदि मूल्य, आदि यानी ये मूल अधिकार, ये न्यायिक पुनरावलोकन इस तरीके से जो है वो सारी बताई थी। तो मूल अधिकार जो है अपन ने अमेरिका से लिए हैं, लेकिन इसकी जननी कौन है? ब्रिटेन है। तो ये इस बात को आपको समझना है। भारत में साथियों पहली बार यदि इसकी मांग की गई है तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1895 के अंदर, 1895 में स्वराज्य विधेयक, किसमें? स्वराज्य विधेयक के अंदर बाल गंगाधर तिलक एक एक लाइन, एक एक शब्द इस मतलब अपनी क्लास में जो लिखा होता है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहीं भी इसमें ये गलतियां ना करें कि ऐसे ये क्या थोड़ी पूछा जाता है, और ये कई बार है ना अपने वहां पे नुकसान करता है। ये थोड़ी पूछा जाता है, अपन डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या पूछा जाएगा, ये तो एग्जामिनर ही डिसाइड करेगा। ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखना, बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य विधेयक के अंदर सबसे पहली बार मांग की। नेहरू रिपोर्ट और एनी बेसेंट द्वारा भी मांग की गई। एनी बेसेंट द्वारा जो है साथियों 1925 के अंदर, ध्यान रखना 1925 में कॉमनवेल्थ इंडिया बिल के अंदर इसकी मांग की थी, और नेहरू रिपोर्ट 1928 के अंदर। ठीक है ना, नेहरू रिपोर्ट 1928 के अंदर ये इनकी वापस से जो है यहां पे भी मूल अधिकारों की बात की गई थी। ठीक है, पृष्ठभूमि में चल रहे हैं। उसके बाद में ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मूल अधिकार के संबंधित आपको, और आपका जो लेवल है एग्जाम का उससे संबंधित मैं समझ रहा हूं, जहां तक आपको इससे ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये बिल्कुल कंसेप्ट आपके मैं क्लियर करवाने वाला हूं, लेकिन ये है कि देखनी पूरी है। ठीक है ना, अब थे स्किप कर देखो, बिंगो कोई इलाज है कौन। ठीक है, कराची अधिवेशन के अंदर साथियों 1931 में इसका प्रस्ताव पास हो गया। ठीक है ना, मूल अधिकार से संबंधित प्रस्ताव जो है वो पास हुआ। 1945 में तेज बहादुर सप्रू समिति ने इसकी सिफारिश की थी, किनकी? मूल अधिकारों को लागू करने की। मूल अधिकार से संबंधित समिति भी बनी, जिसके अध्यक्ष जो थे साथियों मूल अधिकार समिति के, वो थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब यहां पे एक चीज समझना कि मूल अधिकार समिति के ही उपाध्यक्ष कह दो या तो आप
या फिर मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कह दो, बात वही होगी। ठीक है, कि मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष पूछे जाए तो जेबी कृपलानी थे जो इनकी सहायता के लिए थे यहाँ पे, या मूल अधिकार समिति के उपाध्यक्ष कह दे तो भी बात घुमा फिरा के वही होनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जेबी कृपलानी उपाध्यक्ष या उप समिति के अध्यक्ष, और अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल इस समिति के अध्यक्ष। ठीक है ना, यहां तक मैटर क्लियर है, जहां से अपन क्रम से चल रहे हैं, क्रमबद्ध तरीके से, तो ये चीज है। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 3 में 12 से 35 यहां से प्रश्न बनते हैं और कई सारे विद्यार्थी गलतियां करते हैं। गलतियां यहां पे इस वजह से नहीं होती कि उनको जानकारी नहीं होती, गलतियां यहां पे इस वजह से होती है कि वो और कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। तो और कॉन्फिडेंस में नहीं आना, ये तो हमें याद है, वो वाली फीलिंग नहीं रखनी है, याद है फिर भी पढ़ो एक बार। ठीक है, तो भारतीय संविधान के भाग 3 के अंदर 12 से 35 तक जो है वो मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है, वर्तमान में मूल अधिकार यदि देखे जाए तो 12 से 34 तक है, क्योंकि 35 में जो है साथियों वो इसके अंदर जो है संशोधन करने की शक्ति संसद के पास होती है, ये बताता है। और 33-34 में जो है वो सैन्य अधिकार से संबंधित है वैसे, और फिर 32वां जो है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। और 12-13 में भी देखें तो 12 के अंदर राज्य की संघ की परिभाषाएं और ये चीज है, 13 में न्यायिक पुनरावलोकन और वो है। तो यदि व्यवस्थित देखा जाए ना तो 14 से लगाकर और 32 तक मेन जो मूल अधिकार है वो पढ़ने वो ये है। ठीक है ना, वास्तविक यदि देखे जाए तो 14 से लगाकर 32 तक। ठीक है, बाकी के अलग अलग ये चीजें हैं, तो ये बता रहा हूं मैं। अब जो विद्यार्थी ये कह रहे थे कि सर इसकी सेकंड ग्रेड सेकंड पार्ट की 1 लाइनर, देखो मैंने है ना टेलीग्राम के अंदर आपके बिना कहीं पूछने की जरूरत नहीं है, आपके बिना पूछे और सब जो भी संभावित 1 लाइनर आने की जो संभावित तिथियां हैं वो 4-5 दिन पहले ही मैंने डाल दी। अब टेलीग्राम का यदि आप मैसेज को इग्नोर करते हो तो वो बात अलग है, लेकिन वो डाल रखी है कि लगभग जो हमारी कोशिश है सेकंड ग्रेड के सेकंड पार्ट की, मुझे पता है आप इंतजार कर रहे हो, हमें भी देनी है, हमें हमारे पास थोड़ी रखनी है। तो वो जो है साथियों 20 सितंबर तक हमारे देने का टारगेट है कि 20 सितंबर तक आपके पास में वो पहुंच जाएगी। उसके बाद भी आपके पास में कम से कम 3 महीने होंगे पढ़ने के लिए। ठीक है, तो वो 3 महीने कोई कम नहीं है, 3 महीने में आप उसको 6 बार पढ़ सकते हो। इतनी ये पॉलिटिकल वगैरह सब उसी के अंदर ही शामिल आएगी आपके, और बेहतरीन तरीके से दिल खुश होगा, ये बात पक्की है। लेकिन इंतजार तो साथियों करना पड़ेगा। मैं एक हूं और कल आपको टीम भी बता दी है, कोई टीम भी ऐसी कोई है नहीं कि आप सोचो कि हाँ सभी चीजों का त्वरित समाधान होना चाहिए, नहीं हो सकता साथियों। प्रयासों में समय लगता है और इस बात को आपको समझनी होगी, क्योंकि कोई बड़ी कोचिंग है नहीं, हमने कोई आपसे लाखों रुपए ले नहीं रहे जो हम वापस इतनी मतलब इनको सभी का वहन कर सके। तो एक सीमित संसाधनों के अंदर चल रहा है जो बेहतरीन प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए साबित हो रहा है। तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखें और सभी चीजों के लिए पर्याप्त इंतजार किया करें। ठीक है, बाकी हमारे ध्यान में रहता है कि कहां पे क्या चीज करनी है। ये टेक्निकल टीम के जो नंबर है वहां पे बुक से रिलेटेड या आपको कोई कंफ्यूजन है उससे रिलेटेड मैसेज ना करें, नहीं तो फिर वो बेचारे जवाब नहीं देंगे, फिर कहोगे कि सर हमें वो जवाब नहीं देते। वो सिर्फ टेक्निकल इशू सॉल्व करेंगे। आपकी टेस्ट सीरीज चालू नहीं हुई वो कर देंगे, देखकर पेमेंट हो गया है तो पेमेंट रिलेटेड कोई इशू है वो सॉल्व कर देंगे। ये सारी चीजें ही वो करेंगे। बाकी आप जैसे अब 2 लाख विद्यार्थी है, कोई ना कहीं किसी ने क्या पढ़ रखा है, किसी ने क्या पढ़ रखा है, कंफ्यूजन हर किसी को होता है। अपने स्तर पर आत्मनिर्भर होना थोड़े से कि ये है तो क्यों है, उसको अपने स्तर पर समाधान करो उसका, उसमें आप ज्यादा मतलब बेनिफिट में रहोगे। उम्मीद कर रहा हूं कि इस बात को आप समझ रहे हो। ठीक है, अन्यथा न ले, बाकी समझे इस बात को। अब बात करते हैं कि संविधान में मूल अधिकार टोटल दे कितने रखे हैं। तो टोटल ध्यान रखना कि वर्तमान में यदि आपको पूछते हैं साथियों, तो वर्तमान में जो मूल अधिकारों की संख्या है वो 6 है। ठीक है, यदि ये पूछा जाए कि मूल रूप से संविधान के अंदर कितने मूल अधिकार दे रखे थे, 7 दे रखे थे, 1 को किया गया है वहां से निरसित किया गया है, जो मैंने यहां पे बता रखा है। चलिए पहले यही बता देता हूं। 44वें संविधान संशोधन 1978, ठीक है, 1978 के तहत जो संविधान संशोधन हुआ उसमें संपत्ति के मूल अधिकार को निरस्त कर दिया गया। और अब ये जो है 300 क के तहत सिर्फ कानूनी अधिकार है, यानी कि विधिक अधिकार है। ठीक है, संपत्ति का अधिकार निरसित किया गया, 19 से भी हटाया गया, वहां से संपत्ति धारण करने का अधिकार उसको वहां से भी हटाया गया है, यहां से हटाया गया है। और ये जो चीजें होती है जैसे कोई अपवाद है, किसी को हटाया जा रहा है, ये नहीं जैसे शब्द आते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। मारवाड़ी में क्या जो गोड़ा है दिया करे। ठीक है, तो इनको विशेष रूप से ध्यान रखें। क्या ध्यान रखना है, 44वां संविधान संशोधन हटाया गया है मूल अधिकार के संपत्ति से संबंधित। ठीक है, और हटाकर सिर्फ कानूनी अधिकार दिया गया है, विधिक अधिकार बता दिया गया है इसको।
और ये 300 क के अंतर्गत है, बस इतना ध्यान रखना। तो अब मूल अधिकारों की जो संख्या है साथियों वो है आपके कितनी, 6। ठीक है, डायरेक्ट प्रश्न पूछते हैं। तो अब उसमें कौन कौन सी है, समानता का अधिकार आ जाता है आपके 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार आ जाता है आपके 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार आ जाते हैं 23 और 24, जिसमें बलात्श्रम, बाल श्रम ये चीजें आ जाती है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या धर्म से संबंधित सारी आ जाती है 25 से 28 के अंतर्गत। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार ये आ जाते हैं आपके 29 30 के अंतर्गत, इसमें अल्पसंख्यकों के संबंधित प्रावधान है। ठीक है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि इनके संरक्षण से संबंधित जितने भी मूल अधिकार हैं इनके संरक्षण से संबंधित, यदि इनका हनन हो रहा है तो क्या किया जाए, वो सारी चीजें आ जाएगी साथियों 32 के अंतर्गत। भीमराव जी अंबेडकर द्वारा इसे सर्वश्रेष्ठ बताया गया, संविधानों के मूल अधिकारों, संविधान की आत्मा तक कहा गया है इस 32वें संविधान 32वें अनुच्छेद के अंतर्गत। ठीक है ना, देखो दिमाग में मेरे भी कई बार काफी सारी चीजें आने पर। चलिए, तो ये है। अब है ना साथियों, इनको याद रखना होना क्रमशः, तो इस तरीके से याद रखना। एक तो ये याद रखना शब्द समस्व, ठीक है, समस्व याद रखोगे ना, सम आ जाएगा समानता, स्व आ जाएगा स्वतंत्रता। ठीक है, समस्व, फिर याद रखना शोध, याद रखने का तरीका बता रहा हूं, शोध यानी शोषण के विरुद्ध, और ध से धार्मिक। ठीक है, फिर समस्व शोध शिक्षा सर्वे पर। ठीक है, समस्व शोध शिक्षा सर्वे पर करना है, ये इस तरीके से आपको याद रखना है, समस्व शोध शिक्षा सर्वे पर। ठीक है, तो समस्व ये आ गया, शोध यानी शोषण के विरुद्ध धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा यानी कि ये देखो संस्कृति और शिक्षा, और सर्वे यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, रख लियो ना, राखड़ो ही पड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, समझना, एक एक चीज को समझना। ठीक है, अच्छी क्लास है। पेज वो एक संवेदन के विकास वाली क्लास मैंने थोड़ी सी एडिट करके रीड के क्रैश कोर्स वाले दे दी, तो कई सारे कमेंट आए थे, सर आपने कॉपी पेस्ट किया। कॉपी पेस्ट की, वो भी तो मेरी ही क्लास थी भैया, टॉपिक सेम है बिल्कुल ही, वो का वो कि सर आप तो कॉपी पेस्ट की। चलो कॉपी पेस्ट नहीं है, वापस से नई शूट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको देख लो। समानता का अधिकार सबसे पहला, ठीक है, अनुच्छेद 14, कानून के समक्ष समानता कहां से लिया गया है प्रावधान, ब्रिटेन से। ठीक है ना, कानून के समक्ष, विधि के समक्ष। ठीक है, और कानून का समान संरक्षण ये कहां से लिया है प्रावधान, अमेरिका से। ठीक, दोनों जो है वो दोनों बता दिया आपको। कानून के समक्ष समानता पूछे तो ये ब्रिटेन से लिया गया है प्रावधान, और विधि का समान संरक्षण पूछा जाए, कानून का समान संरक्षण पूछा जाए तो अमेरिका से लिया गया है। ऐसे कहां प्रश्न पूछते हैं, ऐसे प्रश्न पूछेंगे आपको कूट मिलान वाले में, सत्य असत्य वाले में, उनमें ये चीजें पूछी जाती है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत क्या है कि राज्य को धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद करने से रोकता है। मैंने क्या कहा आपको कि इसकी प्रकृति नकारात्मक है, यानी कि कहां पे रोकना है, कहां निषेध है, वो चीजें कि आप इन आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकते। क्या चीज का है, अपने पढ़ रहे कौन से, समानता का अधिकार समानता का अधिकार पढ़ रहे हैं ना, तो समानता की बातें होगी, यानी कि जो लेवल अप एंड डाउन काफी सारे मानसिक सोचों ने कर रखा है, उनको समान लाने के लिए ये प्रयास किए जाते हैं। ठीक है ना, इस क्लास के अंतर्गत जो भी जानकारी आती है उसे अन्यथा नहीं लेनी है, सिर्फ स्टडी पर्पज से देखनी है, क्योंकि अपना काम यहां पर साथियों सिर्फ पढ़ाई से संबंधित है। ठीक है ना, क्योंकि अब जैसे यहाँ पे शैक्षिक आरक्षण, ये नौकरियों में आरक्षण, ऐसी बातें आती है ना, तो अपना दिमाग जो है वो उस अलग वे में चलने लगता है। सिर्फ आपको ध्यान कहां रखना है, फोकस कहां रखना है, एग्जाम। ठीक है ना, एग्जाम पेपर पे इन सब चीजों के लिए बहुत समय मिलेगा। यदि आप इन पचड़ों में अभी पढ़ोगे तो आप एग्जाम पे फोकस नहीं कर पाओगे, फिर आप यही कर लो। ऑनेस्ट सलाह है, बिल्कुल मानना चाहो तो मानो, सिर्फ ध्यान कहां देना है कि एग्जाम में प्रश्न कहां से बनता है, उसके बाद में आप लग जाओ नौकरी, फिर 17 पंचायती करना, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है ना, अब देखो जो 15/4, 15/5 और 15/6, अब यहां पे ये 15 के अंदर ही मैं विभेद बता रहा हूं। 15/4, 15/5 और 15/6 जो है साथियों, वो शैक्षिक आरक्षण से संबंधित है। शैक्षिक आरक्षण से मतलब क्या है, शिक्षण संस्थाओं में, यानी कि शिक्षा जहां तक पढ़ाई चल रही है उसके अंदर
आपको यदि जैसे एसटी एससी के आरक्षण है, ईडब्ल्यूएस के आरक्षण, ये 15/6 के अंदर जो है ईडब्ल्यूएस का आरक्षण है, ये 16/6 में भी ईडब्ल्यूएस के आरक्षण है, ठीक है ना, तो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए। तो ये सारी चीजें जो 15-15 वाले आएंगे वो ध्यान रखना कि शैक्षिक आरक्षण है, और 16 वाले जो आएंगे वो आएंगे आपके नौकरियों में आरक्षण, ठीक है ना, उनका प्रावधान यहां से किया गया है। कई सारी समितियां बनी, कई सारी चीजें हुई, उसके बाद में ये चीजें की गई। तो ये क्या है, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों का संरक्षण करने के लिए ये इनके अंदर ये चीजें उल्लेखित है। समझ रहे हो कि 15/4, 15/5, 15/6 के अंतर्गत यदि जो आती है चीजें वो शैक्षिक आरक्षण से संबंधित है, और 16/4 और 16/6 जो है वो नौकरियों में। एक और बताऊं साथियों आपको कि ध्यान रखना कि 15/3, ठीक है, महिलाओं से संबंधित क्या है, समझ लेना इसको, नहीं तो नहीं समझ पाओगे। यदि आप देखते हो कि इसमें आपके जो ये चीजें होती है, जैसे महिलाओं को वरीयता दी जाती है, ठीक है ना, शिक्षा के अंदर इनमें जो है आप अपने जैसे नॉर्मल वे में समझाऊं आपको, तो जैसे अपन कहीं भी जैसे नौकरी के लिए या कोई फॉर्म भी जैसे अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे जैसे काउंसलिंग वगैरह होती है, तो महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है, वो 15/3 के अंतर्गत ये चीज आती है। तो ठीक है ना, महिलाओं की वरीयता से संबंधित यदि कोई बात आती है तो वो 15/3 के अंदर है, ठीक है। देखो अनुच्छेद 16 के अंदर क्या है, लोक नियोजन और सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता। अब सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता यहां पे कह रखा है, इसीलिए ये क्या है कि नौकरियों के अंदर यदि पूछेंगे तो 16 वाले याद रखने हैं, और 15 वाले जो है वो शैक्षिक संबंधित वो है, ठीक है ना। तो 16/4 के अंदर एसटी एससी और ओबीसी से संबंधित, 16/6 के अंदर ईडब्ल्यूएस से संबंधित 10% आरक्षण है, और वो भी लागू कब हुआ है, 103वें संविधान संशोधन 2019 के तहत, ठीक है। 103वां संविधान संशोधन मोस्ट इंपोर्टेंट, यदि अच्छा प्रश्न गहराई से माना जाए बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो 103वां संविधान संशोधन और 2019 के तहत अनुच्छेद 17 क्या है, अस्पष्टता का अंत। ये शायद पूछा गया था रेट पात्रता परीक्षा के अंदर, ये या उपाधियों का अंत, दोनों में से कोई एक चीज पूछी गई थी। और इससे पहले मैंने बताया ना, मूल अधिकार वाली मैं क्लास करवा चुका था आपके एग्जाम से पहले, और यदि सवाल बना है तो बिल्कुल हूबहू, ठीक है ना। हालांकि ये कोई अपनी कोई खासियत नहीं है कि हूबहू ओपन नहीं दिया, ये सभी में मिलेगा, सभी क्लासेस के अंदर नॉर्मल सवाल है, सभी क्लासेस के अंदर, सभी पुस्तकों के अंदर, सभी जगह ये चीज मिलनी है, अस्पष्टता का अंत, उपाधियों का अंत। और नॉर्मली जो पढ़ाई करते हैं वो भी इस चीज को याद रखते हैं, तो इसमें कोई अपन ने तीर स्पेशल मारा नहीं है। अनुच्छेद 18 क्या कहता है कि उपाधियों का अंत। अब उपाधियों का अंत, उपाधियां कैसी, कि महामहिम श्री महाराज राजाधि राज देवों के देव, ऐसे करके ना वो पहले कहते थे ना, बहुत सारी वो फलाना ढीकना पस कहता पधार रहे हैं, वो सारी उपाधियां समाप्त। अब अपन देखते सर्व राजोच्छेदा और महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, इन्होंने वो उपाधि धारण की। कई राजाओं के इतिहास के बारे में देखते अपन तो वो उपाधियां धारण करते थे, ठीक है ना। तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की वगैरह वगैरह, ठीक है, बहुत सारी। अब नहीं कर सकते, अब तो देखिए कि श्री 1008 की उपाधि, वो उपाधियां धारण है नहीं कर सकते, ठीक है ना। अपन ऐसे कोई किसी को धार्मिक सम्मान देने के लिए अपन किसी संत महात्मा को कह देते हैं, बाकी वो उपाधियां धारण करने के संबंधित नहीं है। या किसी को ऐसे कोई नहीं है कि भाई अपने कोई फलान जी है हमारे गांव में जो सर मान तो वे तो महाराजाधिराज उपाधि धारण करी, बड़ी एडुकी कौन है, उपाधियों का अंत कर दिया है। लेकिन आपके जैसे कि जो उपाधियां ये मिलती है ना, जैसे पद्मश्री, पद्म सम्मान वगैरह, वो इसमें धारण कर सकते हैं। और शिक्षा और सेना से संबंधित उपाधियां हैं वो धारण की जा सकती है, उनको छोड़कर। जैसे शिक्षा में तो पीएचडी वगैरह करते हैं तो डॉक्टर के और वो लगते हैं सारे, ठीक है ना, तो वो सारी जो है वो धारण की जा सकती है। इसके अलावा सारी की सारी उपाधियों का अंत कर दिया गया, और अस्पष्टता का अंत तो यहां पे है ही, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अपन आगे। समझें, एक एक चीज को समझें, और मूल अधिकार से संबंधित और कुछ समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब देखो 19 से 22 तक जो है साथियों वो है स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है ना। 19 से 22 तक जो अनुच्छेद है वो स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। अब इसमें भी देखना, स्वतंत्रता के अधिकार में समझना। सबसे पहले अपन चलते हैं नागरिक स्वतंत्रताओं की ओर, ठीक है ना, जो अपने 19 के अंतर्गत आएगी वो सारी की सारी। अब देखो इसमें क्या है स्वतंत्रताओं के अंदर कि मूल संविधान में साथियों 7 स्वतंत्रताएं थी, परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 से संपत्ति अर्जन, मैंने बताया ना 19 में से भी हटाया गया है,
ठीक है। तो संपत्ति अर्जन 19(1) च में से हटा दिया गया है, ठीक है। संपत्ति अर्जन या धारण करने की जो स्वतंत्रता थी उसको यहां से हटा दिया गया, यानी कि 7 थी पहले, नागरिक स्वतंत्रता 7 थी, लेकिन अब जो है 6 ही है, ठीक है ना। तो 19(1) क के अंदर जो है विचार, वाक, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आप अपने विचार है, आपकी जो भी है वो रख सकते हो, लेकिन वो व्यवस्थित होनी चाहिए, ठीक है ना। थे कि नहीं भी कोई गाल आल कौन दे सका, ठीक, विचार रख सकते हो, पर आप ऐसा नहीं है कि मुंह में आए जो ही आप किसी को कह दोगे, नहीं तो संविधान बाद में आई, बड़ी सभा में कह दिया, सभा पहला न्याय कर देगी, ठीक है ना। 19(1) ख के अंतर्गत शांतिपूर्ण सम्मेलन और सभा, ठीक है, निरायुध सम्मेलन वगैरह आप सभा, ये सब चीजें कर सकते हो, ठीक है। 19(1) ग के अंतर्गत साथियों संघ और संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। 19(1) घ के अंदर भारत में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता है। आपको कोई यहाँ पे कोई वीजा पासपोर्ट वगैरह अप्लाई नहीं होते हैं, ठीक है ना। विदेश में जाते हो तो पासपोर्ट वीजा वगैरह लेना पड़ता है, कई जगह ऑन अराइवल वीजा भी होता है घूमने के हिसाब से, ठीक है। और वो अलग अलग उनके होते हैं प्रावधान, आपा कभी फॉरेन किया कौन, आपा ध्यान दिया कौन। बाकी ये है कि आप जैसे राजस्थान से गुजरात में जा रहे हो तो कोई वीजा वीजा वहां पे आपके लगना नहीं है। तो अबाध भ्रमण आप, हाँ ठीक है, वो सीमा शुल्क वगैरह ले लेते हैं तो वो कोई वो बाध्यता नहीं है, वो तो वो टैक्स तो राज्य वाला वो लेते हैं, चलो कोई नहीं, ठीक है ना। क ख ग घ ङ, ठीक है। 19(1) के अंदर भारत में कहीं भी निवास कर सकते हैं, ठीक है भाई। मान लो कोई यूपी वाले हैं, अपनी आजीविका के लिए राजस्थान आ गए और वहां पे निवास कर रहे हैं तो वो निवास कर सकते हैं, उनको ऐसा नहीं कि आप निवास से नहीं रोक सकते। राजस्थान के कोई है, बेंगलोर चले गए, है ना, कहीं मद्रास वगैरह जैसे जाते हैं, महाराष्ट्र चले गए कहीं भी, तो वहां पे वो निवास कर सकते हैं और करते भी है। कई अपने देखिए गांवों में देखा ना आप, बेकटे देशावर है, देशावर यानी कि वो राज्य से बाहर है, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं जो निवास से संबंधित स्वतंत्रता है। 19(1) छ के अंदर, च नहीं है, च हटा दिया, ठीक है। 19(1) छ के अंदर जो है वृत्ति, आजीविका, व्यापार, कारोबार यदि आप कर सकते हो कोई भी, तो इनके अंदर, हालांकि इनके अंदर भी साथियों पढ़ने जाए ना तो इतने वाद और इतनी चीजें हैं, बहुत सारे केस, ये इस बनाम ये, इनके अंतर्गत ये वो, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आप लोगों के लिए जो जरूरी है वही चीज मैं यहाँ पे लेके आया हूं। अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20 क्या कहता है कि अपराधों हेतु दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ये क्या है इसमें समझना, अपराधों हेतु दोष सिद्धि, यानी कि जो मुजरिम है, मान लो कोई कोई अपराध किया है किसी ने, वो तब तक अपराधी नहीं है जब तक कि वो साबित नहीं हो जाता, ठीक है ना। वो पिक्चरों में एक डायलॉग भी है, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि वो इनोसेंट है, मतलब जब तक कि अनटिल प्रूवन गिल्टी, यानी कि जब तक वो साबित नहीं हो जाता तब तक वो अपराधी नहीं है। अभियुक्त जरूर हो सकता है लेकिन अपराधी नहीं हो सकता, ठीक है ना। आप ऐसे नहीं कह सकते सर इस अपराधी को यहाँ पेश किया गया, नहीं, वो अभियुक्त हो सकता है, अपराधी नहीं हो सकता जब तक कि अपराध साबित न हो जाए। दूसरी चीज और इसमें क्या क्या होती है कि जिस समय जो अपराध किया है, इसमें बहुत सारे प्रावधान है, वैसे मैं आपको इन शॉर्ट बता रहा हूं। जिस समय जो अपराध किया है उस समय जो कानून लागू है उसके अंतर्गत ही उसे सजा दी जाएगी। अब मान लो अपराध किया, उस समय वो अपराध नहीं था, बाद में कानून बनाया और उसको अपराध घोषित कर दिया, तो उसको सजा नहीं दी जा सकती। एक अपराध की सजा एक बार ही दी जाएगी, बार बार एक ही अपराध के लिए बार बार सजा नहीं दी जा सकती। ये सारी चीजें जाती है साथियों, वो अपराधों हेतु दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद 20 के अंतर्गत आती है, ठीक है। समझ रहे हो इस चीज को, इसके अंदर यही है। अनुच्छेद 21 के अंतर क्या है, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। प्राण और दैहिक स्वतंत्र, प्राण और दैहिक यानी कि आपको जीवन जीने का अधिकार है, ठीक है ना। आपको कोई भी आत्महत्या के लिए वगैरह मजबूर नहीं कर सकता, आपको कोई आपसे ये अधिकार जो है वो छीन नहीं सकते, ठीक है ना। तो आपातकाल जब लागू होता है तो 19वां तो निरस्त हो जाता है, लेकिन ये 20 और 21 ये निरस्त नहीं होते हैं, ठीक है, ये हमेशा रहते ही है। तो इसमें क्या है कि आपको कोई भी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है, आपको यहाँ पे कोई बाध्य नहीं कर सकता किसी भी चीज के लिए, ठीक है। आपको जीने का अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार है। इसमें यदि मैं कहूं आपको, आप किसी बस में सफर कर रहे हो और कोई बाजी पाड़े बीड़ी पी रहा है, ठीक है, तो थैबान ना दे सको, वो कौन से अनुच्छेद के अंदर आएगा, वो इसमें ही आएगा 21 में। आपको जीने का अधिकार है, वो धुआं फूंक के आपको मरने की ओर अग्रसर कर सकते हैं। ये जो है एक वाद है, वो वाद मेरे अभी दिमाग में नहीं आ रहा है, वो मुरारी या मुरली बनाम भारत संघ, ऐसा कोई वाद है, ठीक है ना, लगभग यही है।
उसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया कि आप धूम्रपान जो है वो भी आपके इसके अंतर्गत, जैसे सार्वजनिक जगह पर धूम्रपान नहीं कर सकते, वो चीजें भी इसके अंतर्गत आती है। ठीक है ना, ध्यान रखना थोड़ा सा। 21A यानी 21 के अंदर क्या है कि 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जो है वो प्रावधान किया गया है 6 से 14 वर्ष वालों की निःशुल्क शिक्षा का, यानी कि आप जो पढ़ते हो ना आरटी के अंतर्गत, वो चीज जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा वाला, वो प्रावधान यहाँ पे आपके 21A के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 22 के अंतर्गत क्या है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध संरक्षण। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी, मान लीजिए कि कभी भी जैसे पुलिस धमक गई आपके द्वार, ठीक है, आपको डायरेक्ट गिरफ्तार नहीं कर सकती, आप उनसे ये पूछ सकते हो कि मैंने अपराध क्या किया है, ये पूछने का अधिकार आपको है। ठीक है, डायरेक्ट आपको वो गिरफ्तार नहीं कर सकती। ठीक है, तो अपराध, हाँ भाई शाबाश, तुम धूम दिखे हो चश्मे बिना, हम ध्यान पड़ियो। तो आप ये पूछ सकते हो कि भाई अपराध क्या किया है। दूसरा, कि आपके पास में गिरफ्तार करने का वारंट है कि नहीं, आप पिछराम देखा नहीं तो बटे ही करनो काफी कुछ मिले, क्या आपके पास में वारंट है कि नहीं, सर्च वारंट होता है तो सर्च अंदर खोजबीन कर सकते हैं, गिरफ्तारी का वारंट है कि नहीं है। ठीक है, इसके बाद में आपको गिरफ्तार कर लिया तो 24 घंटे के अंतर्गत जो है निकटतम न्यायाधीश के समक्ष वहां पे पेश करना पड़ेगा। हाँ, ये है कि जो यात्रा वगैरह है वो हटा दिया जाएगा, कोई अवकाश है सार्वजनिक वो भी हटा दिए जाएंगे, वो नहीं गिने जाएंगे, ये चीज है। दूसरी, क्या आप आपका वकील जो है उससे बात कर सकते हो, उसके लिए आपको रोक नहीं सकते। ठीक है ना, आपका पसंदीदा वकील वो, अब जैसे कि अपन पिक्चरें देखते हैं तो बड़े बड़े जो आदमी होते हैं, है ना, वो बहुत संपत्ति उद्योगपति, उनको भी गिरफ्तार करने पुलिस जाती है तो वो कहते हैं कि मेरे वकील से बात करो पहले, यानी कि वकील को आप सब कुछ बता सकते हैं। पुलिस वाले या कोई भी पुलिस या कोई भी आपको जबरन, मतलब आपसे कोई उगलवा नहीं सकता या आपसे कुछ कहलवा नहीं सकते, आपके पास में चुप रहने का अधिकार भी है। ठीक है, तो आप बता नहीं सकते, आप उसको मतलब ये कह सकते हो कि हमारे वकील को बताऊंगा, पहले वकील को बुलाओ, है पहला थे ऊंधा सीधा कोई कह दिया तो वकील भी की नहीं कर सके, ये बात है कि वकील क्या है वही कहना है। ठीक है कभी कोई समस्या हो जाए तो ये है अधिवक्ता आपका जो होगा वो उससे संबंधित, आप उससे ही बात करने के लिए आप कह सकते हो। दूसरा ये है कि आपके खिलाफ सबूत देने के लिए आपको ही मजबूर नहीं किया जा सकता, कि आपकी जो है अपराध के खिलाफ आपको ही मजबूर किया जाए कि आपको इसके प्रमाण देने नहीं किया जा सकता। हाँ, कोई व्यक्ति खुद देना चाहे तो उसके लिए कोई रोकने का प्रावधान नहीं है, लेकिन खुद को जो है वो मजबूर नहीं किया जा सकता कि भाई तूने अपराध किया है और तू इसके सबूत पेश कर, ये नहीं किया जा सकता। ये सारी चीजें आ जाती है साथियों इसके अंतर्गत, समझ गए होंगे। तो अच्छा, ये जो है साथियों मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज है। मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज पहले लॉन्च की गई है, हालांकि जब अपने ये रीट वगैरह परीक्षा हुई थी तब, तो मनोविज्ञान में कोई ज्यादा बदलता है नहीं और इसमें पुराने प्रश्नों पर बड़ा फोकस किया गया है। और अब जो है, पहले इसकी प्राइस आती 60 रुपए के करीब थी और अब जो है विद्यार्थी हित में इसे भी बिल्कुल डाउन करके और 45 कर दिया है और 45 के करीब अंदर टेस्ट है। बहुत तबीयत के प्रश्न है, शानदार अभ्यास करें और लगभग 1 रुपए में ही एक टेस्ट आपको ये पढ़ रहा है। और सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड, यानी कि थर्ड ग्रेड जो आप तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा दे रहे हैं वो, और सेकंड ग्रेड, इन दोनों के अंदर ये जो है आपके काम आएगी, क्योंकि साइकोलॉजी उनमें भी दोनों में समान है। इसके अलावा कल आपको बता दिया था कि फर्स्ट ग्रेड के लिए जब अपने 2K का सेलिब्रेशन था तो फर्स्ट ग्रेड के अंदर साथियों जो है वो 79 वाली जो सीरीज थी उसको अब क्रॉस करके और अपन ने कितने, सिर्फ मात्र 55 रुपए के अंदर वो कर दिया है। ये सारे प्रयास विद्यार्थी हित में ही है, जो अभ्यास वास्तव में करना चाहते हैं वो अभ्यास कर सकते हैं। यहाँ पे कोई आपसे भारी भरकम कोई फीसें नहीं ली जा रही, बस अभ्यास के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया है ताकि आप 800-1000 वाली टेस्ट सीरीज के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते तो नहीं करके, और वो कि वो उससे बेहतर गुणवत्ता के साथ में यहाँ पे अभ्यास किया जा सकता है। ये प्रयास है सिर्फ, तो जो साथी फायदा उठाना चाहते हैं उठा सकते हैं, जिन्हें नहीं लगता तो वो इग्नोर करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अब देखो यहां तक मेरे हिसाब से समझ में आ गई आपको। क्लास की टाइमिंग जरूर थोड़ी सी बढ़ेगी, लेकिन ये मूल अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूं। ठीक है, अब देखो शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 सीधे पूछे जाते हैं, सीधे ही पूछते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो अनुच्छेद 23 के अंदर साथियों बलात् श्रम का निषेध है और अनुच्छेद 24 के अंदर जो है बाल श्रम पर प्रतिबंध है। ठीक है ना, बाल श्रम पर प्रतिबंध है, 14 वर्ष से छोटे या कोई भी जो आप कहीं भी उनसे बाल श्रम नहीं करवा सकते। अपन ज्यादातर देखते हैं कई होटलें ढाबे वगैरह वहां पे छोटे बच्चे काम करते हैं तो उनको ये बिल्कुल उनके विरुद्ध है। ठीक है,
तो बाल श्रम और बलात्श्रम, बलात्श्रम से मतलब है जबरदस्ती किसी से, जैसे कि वो सागड़ी प्रथा वगैरह चलती थी ना, तो वो यहाँ पे दास प्रथा, सागड़ी प्रथा, ये सब चीजें यहाँ पे अब नहीं की जा सकती, ये इनके अंतर्गत निषेध है। ठीक है, फिर देखो आते हैं साथियों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धर्म के अंतःकरण और प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। धर्म के अंतःकरण यानी कि आप जो धर्म ग्रहण करना चाहते हो उसकी आपको स्वतंत्रता है। मान लीजिए कि आपका जन्म हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म को मानने वाले परिवार के अंतर्गत हुआ और आप सिख धर्म धारण करना चाहते हो, कर सकते हो, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है ना, तो ये स्वतंत्रता इसके अंतर्गत दी गई है। आप सिख बनना चाहते हो, आप बौद्ध धर्म ग्रहण करना चाहते हो, आप जैन धर्म ग्रहण करना चाहते हो तो कर सकते हो, ये स्वतंत्रता इस अनुच्छेद 25 के अंतर्गत है। और धर्म के पालन से संबंधित आपको कोई रोक टोक नहीं होगी, ये चीज है। ठीक है ना, अब धर्म के पालन से संबंधित में जैसे कि सिख धर्म के अंदर कृपाण धारण करने की, अब कृपाण जो है यदि हथियार के अंदर आ जाता है वैसे तो, लेकिन कृपाण जो है इसका सिख धर्म का अभिन्न अंग माना गया है, तो कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता भी अनुच्छेद 25 के अंतर्गत दी जाती है। तो इसे भी ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां लिख देता हूं ताकि आपके पास में स्लाइड के रूप में भी आ जाए। ठीक है ना, कृपाण धारण करने की। अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों का आयोजन। ठीक है, और हाँ क्लास बढ़िया लगे तो थे दूजा जो दोस्त लोग हैं बिंगे आते शेयर कर सको कि भैया कोचिंग में पया भांगना है तो मैं कहीं ना दूं कौन, बाकी अपनी जो क्लासेस है पूरे सिलेबस को कवर कर रहे हैं अपन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2-4 क्लासेस देके हाँ बस राता पक कर दिया, यूं कौन है, मतलब पूरा सिलेबस लेकर चले हैं और लगभग 80% से ज्यादा कवर कर चुके हैं। सेकंड ग्रेड का तो स्पेशली, फर्स्ट ग्रेड के हिस्ट्री में काफी सारी चीजें कवर की है। थर्ड ग्रेड के पिछले जो आगे आने वाले 3 महीने एग्जाम से जस्ट पहले अपन थर्ड ग्रेड के सिलेबस को पूरी तरीके से समर्पित रहेंगे। ये गौरव ज्ञान धारा के यहाँ से मैं आपको वचन दे सकता हूं कि मैं जो है आप लोगों के लिए जितना प्रयास हो सकेगा करूंगा। तो आप लोगों की भी ये जो है कर्तव्य बनता है कि आप लोग जो है अपने और साथियों की मदद कर सकते हैं कि भैया कोर्स ले रखा है किसी का, कोई दिक्कत नहीं उसे देखें, लेकिन साथ में ये भी देख ले, हो सकता है उस कोर्स में आपको कुछ चीजें नहीं बताई गई हो जो यहाँ पे आपको जानने को मिल जाए, तो बेनिफिट है। अपने को यहाँ पे पैसे तो लग रहे हैं नहीं, सिर्फ देखना है, डेटा तो थे यूं भी फेसबुक और यूट्यूब में फालतू कॉमेडी रा वीडियो देख करने भी तो वेस्ट करो यो, तो इससे बढ़िया इन्वेस्ट करो, वेस्ट मत करो। ठीक है ना, ये है। अनुच्छेद 27 के अंतर्गत साथियों धार्मिक कार्यों पर व्यय राशि टैक्स फ्री है। ठीक है ना, ये चीज कि धार्मिक कार्यों पर जो व्यय राशि होती है वो टैक्स फ्री रहेगी, ये इसके अंतर्गत। अनुच्छेद 28 के अंतर्गत राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा निषेध है। ठीक है, राजकीय यानी कि गवर्नमेंट की जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें धर्म से संबंधित शिक्षाएं नहीं दी जा सकती। धार्मिक शिक्षा यानी किसी धर्म के लिए तो बहुत अच्छी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जा सकती। हालांकि पढ़ने में बहुत सारी कहानियां और उनके संबंधित जानकारी पढ़ा सकते हैं, लेकिन धर्म विशेष के संबंधित किसी को प्रेरित करना किसी धर्म के प्रति, ये शिक्षाएं नहीं दी जा सकती। अगला देखो संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 29 के अंतर्गत भाषा, लिपि, संस्कृति का संरक्षण। ठीक है, और विशेष रूप से ये दोनों जो है अल्पसंख्यकों से संबंधित है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और संरक्षण। ठीक है, और दोनों के दोनों जो है अल्पसंख्यकों से संबंधित ज्यादा है। ठीक है, अब देखो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मूल अधिकारों के हनन पर यदि कहीं हनन होता है तो रक्षा हेतु सुप्रीम कोर्ट की शरण लेना। भाई मूल अधिकारों का कहीं हनन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकते हो। वो सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार की रीट जारी करता है। ठीक है ना, ये चीज है, सुप्रीम कोर्ट भी करता है, उच्च न्यायालय भी करता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रीटें जारी करता है। कौन कौन सी है उन्हें समझते हैं, और यहां से प्रश्न बहुत बढ़ते हैं इसलिए हल्के में मत लेना। नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसे हैबियस कॉर्पस के नाम से भी जाना जाता है। यदि याद करना चाहो तो ऐसे याद करना, बंदी है। ठीक है, बंदी है। बंदी बनाए व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष उपस्थित करना, जो अभी अपन ने जैसे उसके अंतर ही पढ़ा था तो उसको ही थोड़ा विस्तृत करके यहाँ पे बताया गया है कि जो बंदी बनाया उसको 24 घंटे के अंदर न्यायालय में उपस्थित करना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। ठीक है ना, परमादेश, परमादेश को कहा जाता है मैंडेमस। ठीक है, आदेश देना, यानी कि उच्च न्यायालय जो है वो अपने अधीनस्थ न्यायालयों को आदेश दे सकता है कि भैया आप ये कीजिए। ठीक है, या आपको ये करना चाहिए। प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन, यानी कार्य को निषेध करना। उच्च संस्था जो है वो अपने अधीन वाली संस्था को, अधीन न्यायालय को ये कह सकते हैं कि आपके अधिकार क्षेत्र में ये नहीं है, आप इसे नहीं कर सकते। ठीक है, प्रतिषेध करना। उत्प्रेषण यानी सर्सियोरी,
इसमें क्या आता है साथियों, मामला वरिष्ठ न्यायालय को भेजना। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपने अधीनस्थ न्यायालयों को कह सकता है ये आपके अधिकार क्षेत्र में अब नहीं रहा है, आप इसे हमारे पास में भेजिए। तो ये आपके आ जाता है साथियों उत्प्रेषण के अंदर। अधिकार परीक्षा को वारंटो कहा जाता है, यानी कि पूछने का अधिकार। उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों को पूछ सकता है कि आपने ये जो किया है वो किस अधिकार से किया है, आपने किस प्रावधान से, किस नॉर्म्स के तहत, किस नियम के तहत ये चीज की है वो बताइए कि आपने भैया ये फैसला दिया है तो ये किस बेस पे दिया है ये फैसला। वो पूछने का अधिकार को वारंटो जारी किया जाता है। अधिकार परीक्षा, ये सारी जो है पांचों रीटें हैं साथियों। और अनुच्छेद ये जो 32वां है, इसे अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है कि ये सबसे महत्वपूर्ण है जो मूल अधिकारों का संरक्षण करता है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना, मूल अधिकारों के संरक्षण का जो संबंधित है वो सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत है, और बदलाव विधि में जो चेंजेस वगैरह है वो संसद के अंतर्गत आते हैं, ये चीज है। अनुच्छेद 33 और 34 जो है सैनिक कानून, मार्शल लॉ से संबंधित है। और अनुच्छेद 35 जो है साथियों, कानून निर्माण केवल कौन करेगी, संसद करेगी। यानी कानून निर्माण का अधिकार संसद को दे दिया, लेकिन संरक्षण का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो ये अपनी, अब आप देख पा रहे हो अनुच्छेद अपन ने 12 से लेकर पूरी एक एक चीज को समझिए। और इसके बाद में आपके पास में चाहे कोई भी किताब है, ठीक है ना, आपके पास में कोई भी किताब है, आप आराम से पढ़ें, और उसके बाद में आपके लिए मूल अधिकार वाली चीज बिल्कुल ही इजी हो जाएगी। हो सकता है कि कोई गलती रह गई हो तो बता देना, कमेंट करके वापस देखेंगे। हालांकि मैं हर क्लास को वापस देखता ही हूं, ताकि यदि फ्लो में, देखो साथियों फ्लो है और मानव है, मानवीय भूले भी हो सकती है, फ्लो में कुछ हो सकता है। ऐसे कोई अपन विद्वान है नहीं, विवेकानंद जी है नहीं कि अपने पास में वो वाली मेमोरी हो फोटोजेनिक, तो हो सकती है कुछ गलतियां यदि रही होगी तो ऐसा हो तो बता दिया करो। बाकी आप लोगों के लिए जीके वन लाइनर फर्स्ट ग्रेड की मार्केट में अवेलेबल हो चुकी है। जितना जल्दी पढ़ना शुरू करोगे उतनी जल्दी ही 2 से 3 बार भी आराम से पढ़ पाओगे, और बेहतरीन कंटेंट के साथ में बेहतरीन संकलित एनसीईआरटी, आरबीएससी जो भी यदि आप नहीं पढ़ पाए हैं तो आपके लिए बेहतरीन विकल्प साबित होगा। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।